हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल का स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा जनरल साइंस का पार्ट नंबर 28। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 28 मिलेगा। इससे पहले आपको 27 भाग कराए जा चुके हैं जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। और आज भी दोस्तों यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आराम से आप कॉपी और पेन निकाल लेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को, आराम से आप देखें। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि आपको बताना है पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं जो पावर होती है वो होती क्या है। यहाँ पे देखिए जो लेंस होते हैं, यानी कि जो ऑप्टिकल पावर होती है दोस्तों लेंस की, और जो कर्व्ड मिरर होते हैं, यदि आप इनको मेज़र करना चाहें तो किस में मेज़र करते हैं? आप इसको मेज़र करते हैं डायाप्टर में। डायाप्टर में मेज़र करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों डी के द्वारा इसको। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है जो कॉन्केव मिरर होता है या लेंस होता है, जो कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस होता है, आप उसकी पावर को काहे में मेज़र करेंगे। यानी कि उसका नेचर क्या होगा दोस्तों, डायाप्टर का नेचर क्या होगा आपको बताना है। एक्चुअली यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या न्यूट्रल होगा, या नन ऑफ दीज। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। यदि आप कॉन्केव की बात करें तो ऑलवेज पावर होती है दोस्तों नेगेटिव में, यानी कि -d लिख के आपको दिया रहेगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, जो डायाप्टर होता है ये ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है। ये आपका डायाप्टर जो है रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ के, यानी कि जो मिरर होगा दोस्तों या जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम होगा, यानी कि जो d होता है, यानी कि जो पावर होती है दोस्तों लेंस की, ये आपके यहाँ पर होती है 1/f। और हमेशा आप ध्यान देंगे जो डायाप्टर होगा वो आपका फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होगा मीटर में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो फोकल लेंथ है दोस्तों वो आपकी मीटर में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको यदि सेंटीमीटर में दिया होगा फोकल लेंथ को, तो पहला काम क्या करेंगे आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पदार्थों का वह गुण जिससे वे हमेशा अपनी मूल स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। यानी कि आपको पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंसेस इन विच दे ऑलवेज अपोज चेंजिंग इन देयर इनिशियल फॉर्म। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप किसी सबस्टेंस को या ऑब्जेक्ट कहें आप, यानी वस्तु को दोस्तों, आप जब उसकी मूल स्थिति से यानी कि उसकी इनिशियल फॉर्म से आप हिलाते हैं तो हमेशा ही क्या करती है, एक प्रकार से दोस्तों अपोज करती है। मान लीजिए आप कोई गेंद को ही ले लें, ये लगातार यदि चल रही है तो आप इसकी गति को रोकेंगे तो इसके पहले ये विरोध करेगी। या फिर आप एक स्टेशनरी गेंद को ले लें, यानी रुकी हुई गेंद को ले लें, यदि आप इसको चलाना चाहते हैं दोस्तों, यानी आप इसको गति कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि वस्तु क्या करती है, अपोज करती है, और उसी के अपोजिट आप क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसको आप दोस्तों एक प्रकार से कौन सा वाला गुण कहते हैं आपको बताना है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है दोस्तों इनर्शिया, यानी कि आप इसको कहते हैं जड़त्व। इनर्शिया दोस्तों एक प्रकार से नेचुरल फोर्स भी आप इसको कहते हैं, यानी कि जो जड़त्व होता है दोस्तों वस्तुओं का जड़ता का गुण होता है। यानी कि वस्तुएं जड़ बनी रहना चाहती हैं, यानी कि अपनी मूल अवस्था में बनी रहना चाहती हैं। तो ये दोस्तों आपका जो लॉ है, जो आपका पहला, आपने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ में दोस्तों आपने मोशन लॉ में पढ़ा होगा। जो फर्स्ट वाला लॉ है दोस्तों वो यही कहता है कि जब तक आप बाहर से बल नहीं लगाते तब तक वस्तुएं अपने मूल रूप में बनी रहती हैं, यानी कि इनिशियल फॉर्म में दोस्तों बनी रहेंगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये आपका कहलाता है जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेन आइस क्यूब्स रब टुगेदर दे क्लिंग टू फॉर्म वन वाई। यानी कि आपको पूछा गया है जब दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो एक साथ चिपक जाते हैं, क्यों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा यदि आप आइस क्यूब्स को लें, यदि आप 2 आइस क्यूब को लें दोस्तों और आप आपस में इनको एक साथ दबाएं, यहाँ पे प्रेशर करें,
या फिर आप रगड़ें इनको, तो आप देखेंगे ये दोनों मिलके दोस्तों एक बन जाते हैं, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये क्यों होता है ऐसा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप बीच में प्रेशर लगाएंगे, यानी एक प्रकार से आप दोनों को यहाँ पे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रकार से प्रेशर अप्लाई होगा, यानी कि दाब लगेगा। और आप जानते हैं दोस्तों, दाब इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है, तो वहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, यानी बर्फ़ का दोस्तों जो गलनांक होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। और डिक्रीज होने से क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जो तापमान होगा उसी तापमान पर बर्फ़ क्या करने लगेगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। और देखिए जो आपने बाहर से यहाँ पे दबा रखा है, जो बाहरी लेयर होती है दोस्तों बर्फ़ की, यानी कि जो एकदम सतही वाली होंगी, फ्रंट वाली, वो थोड़ा सा मल्टा होंगी, और वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, लिक्विड बनेगा, यानी कि तरल बनेगा। और तरल बनने के कारण दोनों लेयरें आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों वहाँ पे एक प्रकार से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में वो चिपक जाएंगे, और थोड़ा सा एनर्जी थी चुके और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो दोबारा से दोस्तों यहाँ पे कूलिंग के कारण ये चिपक जाते हैं, यानी दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला दिखता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज, यानी कि बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, न्यूटन गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, यानी कि आपको बताना है न्यूटन्स विच लॉ गिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यदि आप बात करें दोस्तों न्यूटन के लॉज की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो पहला वाला लॉ कहता है, ये कौन सा वाला नियम है दोस्तों, आपने शुरुआत में जो पढ़ा था, यानी कि आप इसको कहते हैं इनर्शिया लॉ, यानी जड़त्व का नियम आप इसको कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने देखा है कि कोई भी वस्तु दोस्तों तब तक गतिमान या विराम रहती है, यानी कि मोशन में रहती है या स्टेशनरी रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और सेकंड वाला लॉ क्या कहता है, देखिए ये आपका कहता है दोस्तों, ये देता है डेफिनेशन फोर्स की, यानी कि ये आपका आप इसको कह सकते हैं फोर्स लॉ। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं जो फोर्स होता है वो आपका दोस्तों चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं F बराबर ma। तो यहाँ से बल की डेफिनेशन निकलती है, यानी जब आप मोमेंटम में चेंज करते हैं दोस्तों, उसी की दर को आप कहते हैं बल, या फिर आप कह सकते हैं वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि त्वरण होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं आप, इसी को आप कहते हैं बल, यानी फोर्स आप कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों फोर्स की नई डेफिनेशन निकल के आती है। और जो आपका थर्ड वाला लॉ है दोस्तों मोशन का, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन का नियम कहते हैं आप इसको, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ आप कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो फोर्स आपने माना F12 अप्लाई किया वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट भी दोस्तों आप पे क्या लगाएगी, F21 फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए 21 का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मान लीजिए आप ज़मीन पर चलते हैं, यानी आप ग्राउंड में दोस्तों वॉक करते हैं, तो जब आप पैर नीचे दबाते हैं तो आपके ऊपर ग्राउंड भी नीचे की ओर दोस्तों, मान लीजिए आपने F12 फोर्स लगाया तो आपके ऊपर F21 फोर्स लगता है, ताकि आप ऊपर की ओर मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे तीनों के तीनों लॉ को आप याद रखेंगे। तो जो पूछा गया है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाएगा, यानी कि द्वितीय नियम हो जाएगा गति का। ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक पाचन की प्रक्रिया है, यानी कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइजेस्टिव प्रोसेस। यदि आप बात करें डाइजेस्टिव प्रोसेस की, इनमें से कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपको बताना है। पहला आपको दिया प्रोटीन से एमिनो एसिड, दूसरा आपको दिया सुक्रोज से अल्कोहल, तीसरा आपको दिया ग्लूकोज से अल्कोहल, चौथा आपको दिया ऑयल से घी। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो शुरुआत वाला दिया है प्रोटीन से, यदि आप बात करें एमिनो एसिड, आप जानते हैं दोस्तों जो प्रोटीन से होते हैं, जो कि हमारे शरीर में खास
न्यूट्रिएंट होता है। तो प्रोटीन काहे से मिलके बने होते हैं दोस्तों? हमेशा ही प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम भोजन में प्रोटीन को लेते हैं, यानी भोजन के माध्यम से, डाइट के माध्यम से दोस्तों आप लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे अंदर यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा दोबारा से इनका डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि आप लिवर में देखते हैं कि लिवर में दोस्तों, यानी कि यकृत में दोबारा से प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? डिकम्पोज होता है और वहाँ पे एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और एमिनो एसिड में बाद में यहाँ पे जो एमिनो एसिड में दोस्तों यहाँ पे जो टॉक्सिक होते हैं वो आपकी यूरिक एसिड के तौर पे अलग होते हैं, और यूरिक एसिड आपका किडनी में जाके यूरिन के तौर पे अलग होता है। तो यहाँ पर आप मेनली कह देंगे जो प्रोटीन होता है दोस्तों एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है पाचन क्रिया में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन बीइंग के। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। प्रोटीन एमिनो एसिड एक प्रकार से क्या है दोस्तों? डाइजेस्टिव प्रोसेस है, यानी पाचन की प्रक्रिया है। और वैसे आप बात करें सुक्रोज से अल्कोहल, सुक्रोज से अल्कोहल यानी कि जो सुक्रोज होता है दोस्तों एक प्रकार से शर्करा होती है जो कि गन्ने में या चीनी में पाई जाती है। तो इससे दोस्तों यदि आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कहलाता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहलाता है, यानी किण्वन कहलाता है। और वैसे आप बात करें ग्लूकोज से अल्कोहल, ये भी दोस्तों एक प्रकार से फर्मेंटेशन का ही हिस्सा है। और ऑयल से यदि आप घी की बात करें तो ऑयल से घी बनने का मतलब है दोस्तों, आप इसको कहते हैं हाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोटर कार में शीतलक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि आपको बताना है इन अ मोटर कार कूलिंग सिस्टम वर्क ऑन। दोस्तों आपको मालूम होगा जो मोटर कार होती है, मोटर कार में एक प्रकार का ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। आपने देखा होगा जो इंजन होता है दोस्तों, इंजन के बाहर से और यहाँ पे बीच में बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे चैनल्स होते हैं जिनमें एक प्रकार से वाटर भरा रहता है, और यहाँ पे रेडिएटर होता है। रेडिएटर जो लगातार दोस्तों क्या करता है? हीट को बाहर फेंकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है ये कैसे होता है, कौन सी वाली प्रोसेस से होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हीट ट्रांसफॉर्मेशन की 3 मेथड होती है मुख्यतया। जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसकी दोस्तों मुख्यतया 3 मेथड होती हैं, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से पहली क्या होती है दोस्तों? पहली को आप बोलते हैं कंडक्शन, यानी आप चालन बोलते हैं इसको। सेकंड वाली होती है आपकी कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यानी आप इसको संवहन बोलते हैं। और चौथी होती है रेडिएशन, यानी आप इसको कहते हैं विकिरण। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्लियर मालूम है कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? यहाँ पे एयर पंप का और वाटर का ही इस्तेमाल होता है खासतौर पे इंजन में। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो एयर में जो कंडक्शन होता है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों हीट का, हमेशा ही कन्वेक्शन के द्वारा होता है, यानी कि संवहन मेथड के द्वारा होता है। तो इसीलिए आप कह देंगे यहाँ पर कौन सी वाली मेथड से होगा दोस्तों वर्क करेगा? ये आपका संवहन पर ही कार्य करेगा, यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा ही कार्य करेगा। आप जानते हैं दोस्तों जो ठोस होते हैं यानी जो सॉलिड होते हैं, वहाँ पर कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लिक्विड और गैस में यहाँ पर कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और रेडिएशन के द्वारा दोस्तों विदाउट मीडियम हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि आप देखते हैं सूर्य की ऊर्जा यहाँ तक आती है तो रेडिएशन के माध्यम से आती है। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यानी कि आपको बताना है रडार वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। यदि आप बात करें रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रेडियो वेव्स डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यहाँ पर किन का इस्तेमाल होगा दोस्तों? यहाँ पर इस्तेमाल होता है रेडियो वेव्स का, यानी कि यहाँ पर रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो रडार होता है, रडार एक प्रकार से क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई यहाँ पे एयरक्राफ्ट है या फिर कोई भी यहाँ पे स्पेस शिप है दोस्तों जो वायु में चल रहा होगा। तो यदि आपको यहाँ से इसकी लोकेशन को पता करना है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों रडार का। लोकेशन का पता करना है या देखिए 2-3 चीज़ें आती हैं।
पहला यहाँ पर आप करते हैं एंगल का, यानी कोण का पता करते हैं, और डिस्टेंस का, या फिर आप रेंज कह सकते हैं, रेंज का यानी कि दूरी का दोस्तों, और वेलोसिटी का, यानी कितनी वेलोसिटी के साथ में चल रहा है, ये भी दोस्तों आप इसके माध्यम से पता करते हैं, यानी कि वेग का यहाँ से आप पता कर लेते हैं। तो ये आपका रडार का यूज़ है। और यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, ये दोस्तों इस्तेमाल करता है रेडियो वेव्स का, यानी रेडियो वेव यहाँ पर पड़ेंगी और रिफ्लेक्शन के द्वारा दोस्तों दोबारा से डिटेक्ट होंगी और इनको यहाँ पे रीड करेगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स आप कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की कुल संख्या है, यानी कि आपको बताना है एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेनली अभी तक जो फाउंडेड एमिनो एसिड्स हैं दोस्तों नेचर में, वो आपके टोटल 500 एमिनो एसिड्स हैं, जो दोस्तों अभी तक फाउंड किए गए हैं, यानी कि प्राप्त किए गए हैं। तो इनमें से जो आपके ह्यूमन में जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, जो ह्यूमन को जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो वो प्रोटीन दोस्तों लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, यानी कि उनको बनाने में केवल 20 एमिनो अम्लों का ही इस्तेमाल खासतौर पर होता है। तो आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी में एमिनो एसिड्स होते कितने होते हैं दोस्तों टोटल, आप कह देंगे यहाँ पे 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दिखता है डी वाला, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, यानी कि आपको बताना है कि फलों की स्टडी को, पढ़ाई को आप क्या कहते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर आप फ्रूट्स की स्टडी करते हैं दोस्तों, आपको बताना है क्या कहेंगे आप उसको। आप इसको कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहेंगे आप, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। और वैसे आप बात करें दोस्तों यहाँ पे एनाटोमी, ये कहलाती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, तो आप उसको कहते हैं एनाटोमी। और वैसे आप बात करें बैक्टीरियोलॉजी की, यानी कि जहाँ पर आप स्टडी करते हैं बैक्टीरियाज की, बैक्टीरिया की दोस्तों, यानी जीवाणुओं की, जहाँ पर आप जानकारी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसको आप कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और वैसे आप बात करें वायरोलॉजी, वायरोलॉजी होती है दोस्तों जहाँ पर आप वायरस की, यानी कि विषाणुओं की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, यानी विषाणु की जो आप स्टडी करते हैं दोस्तों, उसको आप कहेंगे वायरोलॉजी, वायरोलॉजी आप कहेंगे। और वैसे आप बात करें दोस्तों फंगी की, यानी कि जहाँ पर आप कवक की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंगी, यानी कवक की जहाँ पे दोस्तों आप स्टडी करेंगे, आप इसको क्या कहेंगे दोस्तों, माइकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं इनके आधार पर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ए वाले में, पोमोलॉजी में। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।